अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे 3G के जो दो सबसे ज़्यादा फेमस होने वाले जो स्टैंडर्ड्स थे वो है UMTS और CDMA 2000 जो हमने यहाँ पर देखा था। IMT 2000 को UMTS कहते हैं और WCDMA वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो UMTS से स्टार्ट करते हैं। ETSI करके एक जो बॉडी है, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने ये निकाली थी एक स्टैंडर्ड जिसका उन्होंने नाम दिया था, पहले UMTS नाम दिया था, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। जो थर्ड जनरेशन को स्टार्ट करने के लिए एक नाम देना था, तो उन्होंने ये बॉडी थी। ETSI एक बॉडी है, जैसे MSBT एक बॉडी है, ठीक है। और उन्होंने जो नया प्रोजेक्ट चालू किया उसको उन्होंने नाम दिया UMTS। तो MSBT ने एक नई स्कीम चालू की जिसको उन्होंने नाम दिया आई स्कीम। समझ में आई बात? MSBT एक बॉडी है, तो ETSI क्या है? एक बॉडी है जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए काम करती है यूरोप में। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चालू की, उसको नाम दी UMTS। तो MSBT ने जैसे एक नई स्कीम लॉन्च की, आई स्कीम, ठीक है। इस तरीके से दोनों में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो उसका मेन पर्पस जो था क्या था? माइग्रेशन फ्रॉम द करंट GSM सिस्टम टू UMTS सिस्टम। यानी GSM सिस्टम जो है उसकी जो बेसिक कॉम्पेटिबिलिटी है उसको मेंटेन करते हुए एडवांस फीचर्स जो है, जो एडवांसमेंट है, वो क्या किया जाए, उसके साथ उस नेटवर्क के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो UMTS, इसके लिए UMTS विल यूटिलाइज द GSM नेटवर्क इंटरफेस इज द बेसिक फॉर इट्स नेटवर्क इंटरफेस इन प्रोटोकॉल। UMTS जो था वो GSM का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वही यूज़ कर रहा था वॉइस के लिए, और जो SMS की बेसिक सर्विस थी उसके लिए, ठीक है। सिर्फ इसमें एडवांसमेंट, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगाकर एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करना था, ठीक है। और उनका मेन पर्पस जो था वो क्या था कि भाई डेटा की स्पीड जो है वो कहाँ पर लाई जाए। 385 2.7G एज जो आया उसमें लास्ट स्पीड कितनी मिल रही थी? 385। तो वहाँ से उनको उसको उन्होंने कहाँ पर प्लान किया था? 2 Mbps पर यूज़र। वो भी कब? थर्ड जनरेशन में। जो भी है फिलहाल हमको फोर्थ जनरेशन में भी इतनी स्पीड रेयरली मिलती है, ठीक है। तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें लाने वाले थे? पैकेट मोड, हाई स्पीड इंटरनेट। बट ये जो उनका प्रोजेक्ट जो था UMTS, वो इतना सक्सेसफुल पूरी तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, इसके लिए ज़्यादा डिटेल टेक्निकलिटी इसके बारे में नहीं है। CDMA 2000 ये भी 3G का एक स्टैंडर्ड था। जो टेक्नोलॉजी 2G में आई थी, IS-95 CDMA, उसका एडवांस वर्जन आया यहाँ पर 3G में, ठीक है। इसको WCDMA बोलते हैं। तो ये CDMA 2000, तो CDMA 2000 क्या है? द लॉन्गर टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ IS-95 बेस CDMA। IS-95 को बेस रखते हुए ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ CDMA 2000 एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। तो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो चैनल की साइज़ जो है, जो IS-95 CDMA में एक रेडियो चैनल जो है वो कितने का रहता था? 1.5 मेगाहर्ट्ज़ का रहता था। और एक सेल के अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी रहती थी जो सब यूज़र को असाइन होती थी। तो यहाँ पे भी सेम था, एक सेल के अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगी, वही सब यूज़र को असाइन होगी, मगर हर यूज़र डिफ्रेंशिएट होगा अपने W कोड की वजह से। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने और उसके में क्या कर दिया कि भाई नेबरिंग के 3 सेल मिलके वो तीनों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए? एक हो जाए। यानी 1.25 प्लस 1.25 प्लस 1.25 कितना हो गया? 3.75 मेगाहर्ट्ज़। तो इसका चैनल की जो साइज़ है, या तो 1.25 अगर सेल इंडिविजुअल काम कर रहा है तो, और अगर हमने 3 सेल का एक क्लस्टर बना लिया है तो वो तीनों सेल की रेडियो चैनल मिला लेंगे तो हमारा रेडियो चैनल का जो बैंडविड्थ है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा था, ठीक है। ये किसको सपोर्ट करता था? DSS को सपोर्ट करता था। डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो टेक्निक है उसको सपोर्ट करता था। मल्टी कैरियर फॉरवर्ड लिंक को सपोर्ट करता था, ठीक है। उसके बाद डेटा रेट्स जो है उसके फिजिकल लेयर पर 1x हो यानी 1.25 मेगाहर्ट्ज़ हो, या 3x हो यानी 3.75 मेगाहर्ट्ज़ हो। फिजिकल लेयर जो था वो दोनों फ्रीक्वेंसी के साथ कॉम्पेटिबल था। डेटा के लिए वो क्या यूज़ करते थे? एक प्रोटोकॉल यूज़ करते थे, उसका नाम क्या था? RLP, रेडियो डेटा लिंक प्रोटोकॉल। बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी मतलब CDMA 2000 आएगा और उसके जो यूज़र बनेंगे, उसके जो नए यूज़र बनेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने IS-95 CDMA वाले यूज़र हैं उनका फ़ोन बंद हो जाएगा, उनको नेटवर्क नहीं आएगा, वो कॉल नहीं कर सकेंगे, उनको भी CDMA 2000 लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी मतलब ये स्टैंडर्ड आने से पहले जो स्टैंडर्ड था, मतलब IS-95B जो था वो भी क्या है? बराबर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा,
ठीक है, बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग IS-95B डेटा सर्विसेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम 4G यूज़ करते हैं मोबाइल में, तो हमारे पास देखो ऑप्शन रहता है सिम 1 सिम 2। सिम 1 को ज़्यादातर हम VoLT पे रखते हैं, सिम 2 के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है 2G 3G या 4G, ऐसा वो बताता है। ठीक है, तो उसमें आप 2G भी यूज़ कर सकते हो या 3G GPRS लिख कर आता है, वो भी आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, चलता है। एक्सेप्ट जियो नहीं चलता है इंडिया में, क्योंकि उसने अपना पुराना जो नेटवर्क है वो पूरा बंद कर दिया। आप एयरटेल ले लो, वोडाफोन आइडिया ले लो, उसमें आप 2G सिलेक्ट करो या 3G सिलेक्ट करो, या आप सादे फ़ोन के अंदर जो कीपैड वाले पुराने फ़ोन है जो 2G वाले थे उसमें आप सिम डालो, आपका नेटवर्क चलता है ना। तो उन्होंने ये, तो ये क्या है, बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी है। जियो वाले ने क्या किया, वो पूरा अपना बंद कर दिया, तो उसकी बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। उसके लिए आपको VoLT वाला ही फ़ोन चाहिए। 4G VoLT ऑप्शन जो है सेटिंग के अंदर वो एनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा सर्विस भी के साथ भी वो कॉम्पेटिबल है, वॉइस सर्विस के साथ भी वो कॉम्पेटिबल है, और वॉइस की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई, तकरीबन डबल हो गई। बैटरी की जो लाइफ है टर्मिनल मतलब जो हमारा हैंडसेट है उसकी क्या हो गई, बैटरी की लाइफ उन्होंने बढ़ा दी है। नए नए एडवांस फीचर सॉफ्टवेयर्स लेकर आए, जिसकी वजह से जो बैकवर्ड में जो फंक्शंस होते रहते हैं वो मिनिमाइज हो जाए और बैटरी ज़्यादा यूज़ ना हो। एबिलिटी टू हैंड ऑफ बिटवीन जनरेशन्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी 2G से 2.5G, 2.5G से 3G। ठीक है, CDMA का जो इवोल्यूशन है वो इस तरीके से है। 2G में IS-95 CDMA आया, 2.5G में IS-95B आया, और 3G के अंदर ये आया CDMA 2000। तो ये क्या हो गया, एबिलिटी टू हैंड ऑफ बिटवीन जनरेशन्स, यानी आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हैंड ऑफ कर सकते हो। कभी आप मान लो कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर CDMA 2000 यानी 3G का नेटवर्क नहीं है, 2G IS-95B का नेटवर्क है, तो उसके साथ वो फ्रिक्वेंसी यूज़ करके भी वो आपको बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। सपोर्ट फॉर इम्प्रूव्ड इंटर फ्रिक्वेंसी हैंड ऑफ, ठीक है, और पोटेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेट विद IS-41 और GSM बेस्ड कोर नेटवर्क। जैसे मैंने ऊपर बताया कि नेटवर्क नहीं है तो कभी वो GSM की फ्रिक्वेंसी से भी आपको कॉल के लिए सपोर्ट कर सकता है। ये IS-41 ये भी एक स्टैंडर्ड था जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बुक्स वगैरह में आपको इसका जिक्र मिलेगा, मगर ये कोई इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। ये भी एक स्टैंडर्ड था जो जिसके साथ हमारा CDMA 2000 जो है वो कॉम्पेटिबल है। तो फ्रिक्वेंसी, बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, टर्मिनल की बैटरी, जनरेशन में हैंड ऑफ, इंटर फ्रिक्वेंसी हैंड ऑफ, और ये RLP, ये इतने हाइलाइट्स वाले पॉइंट है IS-95 CDMA के। टोटल हमने 6 स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं, ये हमारे सेकंड टॉपिक के अंदर। खाली मैं नाम से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये हमारा टॉपिक था मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड। पहले हमने AMPS पढ़ा, फिर NIMPS पढ़ा, नैरो बैंड AMPS, फिर IS-95B CDMA, फिर GSM, UMTS 3G का, और CDMA 2000 ये भी 3G का। ठीक है, 4G में कोई अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि 4G खुद इसके लिए आया था कि उसके पहले जितने भी स्टैंडर्ड थे वो सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, तो इसके लिए 4G को 4G बोला जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे